नमस्कार। अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच पे फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है राजू जी चौथमल, जो अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के सचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जय। तो राजू जी, जैसे अभी युद्ध का परिणाम आने वाला है जी जी। और सभी जनता को आने वाली 4 जून का परिणाम क्या आता है, इसकी तरफ जनता का ध्यान लगा हुआ है जी। तो हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो सर्वे किया तो उसमें काफी जो आकर्षण है और जो प्रभाव है वो माननीय बलवंत जी वानखड़े जी का हमें दिखाई दिया। जी जी। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर जनता का मत और जनता का आशीर्वाद माननीय बलवंत जी वानखड़े के साथ में जाता है तो जीत के आने के बाद बलवंत जी वानखड़े की तरफ से जनता क्या उम्मीद रख सकती है? आपको क्या लगता है कि जनता को ऐसे किन मुद्दों पे बलवंत जी का साथ चाहिए? हाँ, ये आपने सवाल बहुत बढ़िया किया मनोज जी। लेकिन आपको ध्यान होगा बलवंत वानखड़े जी ने अपने चुनाव प्रचार के दरमियान ही जी एक शपथनामा लिख कर दिया। जी, गारंटी स्टैम्प पेपर पर 100 रुपये स्टैम्प पेपर। जी और मेरे ख्याल से ये पूरे भारत देश में पहला ऐसा मौका है शायद इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जो किसी उम्मीदवार ने चुनकर आने से पहले ही जीतकर आने से पहले ही अपना जो वचननामा है वो भारतीय स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है। जी। और जो व्यक्ति या जो उम्मीदवार ऐसा करने की जो हिम्मत दिखाता है, साहस दिखाता है जी वो काबिल गौर होना चाहिए। जी। क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगा तो डेफिनेटली करेगा, ऐसा जनता को विश्वास होगा। और उसमें जो जनता के जो प्रश्न है वचननामा में जो लिखा है ना, बलवंत जी वानखड़े ने जो लिख कर दिया है, मेंशन जो किया हुआ है, वो दरअसल जनता की ही मांग थी कि हमें क्या चाहिए। जनता ने डायरेक्ट बलवंत भाऊ वानखड़े से बात नहीं की या मुलाकात नहीं ली कि हमें ऐसा चाहिए वैसा करना चाहिए या ये करना आपने जीता, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जनता के मन में जो सवाल चल रहे थे वो सवालों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनता से मिलते हुए जो प्रश्न उनके मन में आए, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जनता को क्या चाहिए, वो प्रश्नों के रूप में राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया कांग्रेस का, जो घोषणा पत्र है, जनता के वही तो सवाल थे ना, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, जीएसटी का सवाल, नौकरियों का सवाल, आरक्षण का सवाल, जीने के तरीके या खुशहाल जिंदगी कैसे जी जाए, लोगों को क्या चाहिए, ये राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान जो महसूस किया है, लगभग वही सवाल जनता के मन में। और उन्हीं सवालों को देखते हुए अमरावती लोकसभा के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े, जनरली कैसा है अमरावती जो जिला है वो शहरी कम ग्रामीण जाता है, और ग्रामीण लोगों की जो समस्या है ज़्यादातर किसान संबंधित समस्या होती है। उनकी फसलों को योग्य भाव नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती, उनकी फसलों का नुकसान होता है जब वो फसल एपीएमसी में जाती है, कृषि मंडी में जाती है, वहाँ उनकी फसलों को सुरक्षा नहीं है, भाव तो मिलना दूर की बात है, बरसात में माल सड़ जाता है, कभी आना, कभी भी बरसात आ सकती है। उसके बाद में शहर में बहुत सारे अतिक्रमण होते हैं, वो अतिक्रमण की वजह से सामान्य जनजीवन का यातायात का प्रॉब्लम है। रास्ते किनारे जो उद्योग व्यापार है, जो छोटी छोटी गाड़ियों पर अपने धंधा लगा के अपना परिवार पालते हैं, उनको अतिक्रमण के नाम पर नहीं उठाना चाहिए। ये भी तो प्रश्न है ना भाई, अतिक्रमण के नाम पर आप उठाएंगे रास्ते ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो परिवार उनके घर से जो पढ़ रहा है उनका क्या? तो उन अतिक्रमणधारियों को या वो जो छोटे छोटे धंधे करने वालों को, दुकानदारी चलने वालों को योग्य जगह मिले, उनका व्यापार सुस्थिर चले, उसके बारे में भी बलवंत भाऊ जी का मानस है। किसानों के लिए तो उन्होंने लिखा ही है। अभी तो सोने पे सुहागा की बात ये हो गई, किसानों के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही बाकायदा आयोग बनाने की बात राहुल गांधी ने की।
अब जब आयोग बनेगा, आयोग मतलब क्या, जैसे मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, ये जो आयोग होते हैं कानूनी अमली जामा बनाने के लिए ये कानून का संशोधित रूप है। संविधान में उसकी तरफ होती है, होती नहीं है तो है, क्योंकि संविधानिक जितने भी कानून के अमेंडमेंट्स हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उस आयोग को लागू होते हैं। उस आयोग को बनाने में जो राहुल गांधी ने जो बात की है कि आयोग बनाएंगे किसानों के लिए, तो किसानों का तो डेफिनेटली बहुत फायदा है ना। अगर उनके एमएससी के लिए या फिर उनकी लागत मूल्य के लिए मिनिमम प्राइस के लिए या मिनिमम कीमत के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उस किसानों के लिए सोने पर सुहागा है। वही वचननामा का छोटा सा रूप बलराम वानखेड़े ने अपने घोषणा पत्र में भी डाला। उसके बाद में महिला सुरक्षा के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की बात की है। महंगाई के लिए कम होना चाहिए, महंगाई का स्तर ज़्यादा बढ़ने से अच्छा उसको रोक के रखना या उसमें कमतरता कैसे लाए या महंगाई कम कैसे हो, उस पर विचार करने के लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक श्रृंखला बनाने का उनका मानस है कि महंगाई कम करने के लिए स्थानीय लेवल पर कैसे काम किया जाए और कैसे सजेशन दिल्ली से लिया जाए, दिल्ली को कैसे पहुँचाए, ऐसा उनका मानस है। मजदूरों के लिए जो रोजगार है, मनरेगा, रोजगार हमी योजना, उसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे ढंग से हो। कांग्रेस मैनिफेस्टो में तो है ही, लेकिन यहाँ इनके वचननामा में भी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से हो, मनरेगा, नरेगा, रोजगार हमी योजना का, तो मजदूरों का भला होना, वो भी मानस व्यक्त किया। उसके बाद में कैसा है, जो संपत्ति कर है अभी महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत में संपत्ति कर अड़मा बढ़ गए, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 10 पर। जिनको 500 आता था उनको 4000 संपत्ति कर आ रही है, घर टैक्स आ रहा है। तो उसको स्थिरता देने के लिए या संपत्ति कर जैसे पहले थे उसी रूप में संपत्ति कर लिया जाए, इसके भी मानस बलराम वानखेड़े ने उसमें मैनिफेस्टो में व्यक्त किया। जाहिर है कि ये जनता से रिलेटेड प्रश्न होने की वजह से जनता को एक विश्वास बना है बलराम जी पर, तभी तो इतना उनको समर्थन मिला। ठीक है, 4 जून को निकाल क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, वो तो ईवीएम के हाथ में है, लेकिन आज वो जनता के सांसद बन चुके हैं, ऐसा उनके वचननामा भी दर्शाता है और लोगों का विश्वास भी दर्शाता है। एक सांसद के रूप में बलराम वानखेड़े अपना उच्च कोटि का सहयोग देंगे अमरावती जनता, ऐसी मेरी अभिलाषा। राजू जी, मेरा ये कहना है कि जैसे हमने देखा कि अभी हम थोड़ा उनको पूर्व सांसद बोलेंगे। हाँ, पूर्व सांसद जो नवनीत जी, अच्छा, अब उनके कार्यकाल में उनको भी जनता ने काफी विश्वास के साथ में चुना था, लेकिन हमने देखा कि पिछले 5 साल में उन्होंने जय श्री राम कहना होगा, इस देश में रहना होगा, तथा शिवपुराण जैसे हिंदू धर्मीय कार्यक्रम लेने की शुरुआत की थी। हालांकि वो राखीव सीट से चुन के आई थी, पर उन्होंने बहुजन पुरोगामी विचारधारा को छोड़ के बीजेपी की विचारधारा को अपना लिया था। और काफी उन्होंने जो भी कार्यक्रम लिए, जैसे हम बोलेंगे कि हल्दी कुंकू हो गया, उसके बाद में आपका दही हांडी हो गई, उसके बाद में शिवपुराण हो गया। तो हमें ऐसा लगने लगा था कि हमने खासदार चुना है कि एखादा वो धर्मगुरु चुना है, क्योंकि धार्मिक उपक्रम ज्यादा होते थे और हमें लगा था कि मेलघाट की कोई वो तरक्की करेंगे, यहाँ का जो बेरोरा विमानतल है उसको अच्छी तरह से डेवलप करेंगे, जो हमारा सामान्य जिला सामान्य रुग्णालय है उसको काफी अच्छा डेवलप करेंगे, उसमें कुछ फैसिलिटीज बढ़ाएंगे। पर ये सब चीजें हमने देखा हमारी आंखों से कि ये नहीं हुई। और अभी हमको जैसे उसी के पास जो सबसे महत्वपूर्ण बहुजन समाज के लिए प्रेरणा स्थान है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो स्मारक है, उस स्मारक को सौंदर्यीकरण के नाम से बहुजन समाज के लोगों को नवनीत जी राणा ने 50 लाख का निधि देने का वादा करके, वादा खिलाफी करके बीजेपी पार्टी में चले गए और वो स्मारक आज भी वैसे ही। और आपको ये भी पता होगा कि वो जिस जगह पे वो स्मारक बना हुआ है, वो स्मारक की जगह भी विवादित स्थिति में पड़ी है।
तो क्या बलवंत जी वानखड़े हम्म। ये सब इसका अभ्यास करके हम्म। इसमें से बहुजन समाज को कुछ न्याय दे पाएंगे? हम्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में हम्म। हर चीज लिखी हुई है, जी। सर्वसामान्य को भी अपनी हक की जमीन घर देने की बात जी हाँ। लिखी है। हाँ। तो क्या बाबा साहब को अपने हक का जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी। और उसमें बलवंत जी का कितना हाथ रहेगा या इनका कितना सर रहेगा? जी जी विनोद जी, सबसे पहले तो आपको शाबाशी देना चाहिए। इतना लंबा सवाल बहुत दिनों बाद है, लेकिन इस बारे में मैं सीधे सीधे बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है जी शुरुआत हमें राणा दंपति से ही करना चाहिए। रवि राणा जब पहली बार विधानसभा में खड़े थे बटनेरा से, जी तो एक गरीबों के मसीहा इस नाम से उनकी ख्याति थी, प्रसिद्ध थी, मशहूर थे। क्योंकि रवि राणा ने उस समय में ऐसे काम किए हैं, उसको नकार नहीं चाहिए। शक्कर बांटना या किराना बांटना अलग चीज़ है, लेकिन उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने स्वभाव से लोगों के दिलों को जीता था उससे। और इसी कारण से उन्होंने 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, अभी उनका 4था टर्म आने वाला है, ठीक है ना। तो ये 3 टर्म रहने के बाद जब उनकी शादी नवनीत जी राणा से हुई, शादी हो गई, तो एक महत्वाकांक्षा जगती है कि भाई हम तो आमदार है, विधायक है, हमारी मिसेस हमारी पत्नी अगर खासदार बनती है, सांसद बनती है, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। उन्होंने 2014 में, तब तक वो कांग्रेसी माइंड के थे, एक सर्वधर्म समावेशक जो मनस्थिति होती है या विचार होते हैं या उनकी कृति होती है, उस विचारधारा से प्रेरित थे, मतलब कांग्रेसी थे, ठीक है। कांग्रेस में नहीं गए, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा से प्रेरित थे, इतना आप भी मानते हैं। और शरद पवार जी को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। और 2014 में उन्होंने लोकसभा में नवनीत जी राणा को खड़े करने की घोषणा करा। और योग ऐसा कि नवनीत राणा जी को ऐसी सर्टिफिकेट मिला, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिला, तो उनका रास्ता फ्री हो गया। 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट पर लड़ी नवनीत जी राणा, दुर्भाग्यवश हार गए। कुछ हजार वोटों से हार गए। उस समय में शिवसेना बीजेपी के जो संयुक्त उम्मीदवार थे आनंद राव अरशद जी, उनसे हार गए। कोई बात नहीं, हार जीत चलती है चुनाव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके कुछ 4 महीने 6 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव हुआ, फिर से रवि राणा जी का बटनेरा से खड़े हुए। रवि राणा जी जीत के आ गए, उनके लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, ये इस जीत ने साबित कर दिया। अब जैसे ही वो जीते, अब विधानसभा में ये तो कांग्रेस से माइंड के थे ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस से तो नवनीत जी खड़ी थी, रवि राणा भी कांग्रेस से माइंड के थे। उन्होंने सबसे पहली गलती कर दिया 2014 में, विधानसभा के बाद में फडणवीस सरकार को उन्होंने समर्थन घोषित कर दिया। अब जनता को बताया कि भाई सत्ता का साथ पाने के लिए, सत्ता को जो रनिंग सरकार है उसे समर्थन देना आवश्यक होता है। तो हमने समर्थन दिया, तो कोई गैर वाजिबी बात नहीं है। तो सामान्य जनता भी समझ गई, ठीक है भाई सत्ता में रहना है तो शांत तो चलता नहीं है, तो ठीक है समर्थन दे दिया। लेकिन वो 2014 से उनका माइंड हो गया डाइवर्ट, जो कांग्रेस से विचारधारा थी वो हो गई अभी बीजेपी विचारधारा। पूरे 5 साल रवि राणा जी ने फडणवीस के साथ में रहते हुए फडणवीस सरकार के हर चीज की। 2019 आ गया, 2019 में उन्होंने टिकट की जो व्यवस्था की, उन्हें लगा कि बीजेपी वाले टिकट नहीं देंगे, क्योंकि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था और आनंद अरसुल रनिंग सांसद होने की वजह से इतनी आसानी से टिकट नहीं मिलेंगे कि राणा फैमिली को। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भाई हम अपक्ष खड़े रहेंगे लोकसभा में, नवनीत जी राणा अपक्ष खड़े रहने के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी हमें समर्थन देंगे, ऐसा उनका तय हो गया और चुनाव डिक्लेयर हो गया। चुनाव शुरू हो गया, चुनाव हो गया और चुनाव का रिजल्ट आया, नवनीत राणा जी जीत गई इस घोषणा के साथ। मेहनत किया राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, रिपब्लिकन पार्टियों ने, मुस्लिम समाज ने, दलित समाज ने, सभी समाज के लोगों ने भरपूर प्यार देते हुए नवनीत राणा को जिता दिया। लेकिन ये जीत स्पेशल उनकी युवा सम्मेलन की नहीं है, स्पेशल रवि राणा के लिए या नवनीत राणा के लिए,
ये जीत जनता की थी और जनता ने वोट किसे दिया? जिसने समर्थन दिया कांग्रेस और राष्ट्रवादी को। ये जीत कांग्रेस की थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे लोकसभा चुनाव गया, बीजेपी की सरकार वहाँ बैठी सेंट्रल में, वैसे ही नवनीत राणा ने 14वें 15वें दिन उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन घोषित कर दिया। ये हो गई इनकी दूसरी गलती 2019 की। और इस दूसरी गलती की वजह का परिणाम क्या हुआ मनोज? ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे अभी तक के पढ़ने में, देखने में, सुनने में नहीं आया कि कोई लोकसभा बिगैर विपक्ष के नेता की चली हो। आपको पता होगा 2019 में सेकंड जो हाईएस्ट पार्टी थी कांग्रेस, उससे 54 सीट मिली लोकसभा में। 543 लोकसभा का सभा होने की वजह से 55 सीटें चाहिए, और जिस पार्टी को 55 सीटें मिलेंगी वो पार्टी का कोई प्रतिनिधि वहाँ लोकसभा का विपक्ष का नेता पद। 54 सीट तो कांग्रेस की थी ना, समर्थित जैसे राष्ट्रवादी सभी पार्टी। 54 सीट होने के बाद भी एक सीट से विपक्ष का नेता पद नहीं मिला। वो नवनीत राणा ने मोदी सरकार को जो समर्थन दिया उसकी वजह से। ये इतनी बड़ी गलती जो देश भुगत, जिसे उस गलती को देश ने भुगता है ना, बगैर नेता विपक्ष के पूरा भारत देश चला है 5 साल। केंद्रीय मंत्री का दर्जा होता है विपक्ष नेता को, वो सारी सुविधा होती है जो केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि को मिलता है। नवनीत राणा की एक छोटी सी गलती की वजह से कांग्रेस नेता के नेता पद से रह गया। ये देश का नुकसान था, नवनीत राणा का नहीं था या कांग्रेस का नहीं था। ये दूसरी गलती बहुत भारी थी। ठीक है, अब 5 साल आपने मोदी सरकार को समर्थन दिया, ठीक है, मोदी सरकार के द्वारा आप अमरावती में कुछ प्रकल्प लाइए, कुछ निधि लाइए, उद्योग धंधे लाइए, कॉलेज लाइए। मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, कुछ बड़े कॉलेजेस, रोजगार के साधन लाइए, ठीक है ना। लेकिन इन 5 सालों में इन्होंने वो चीजें न करते हुए दूसरों के द्वारा लाई हुई निधि पर या दूसरों के द्वारा लाए हुए प्रकल्प पर, उद्योग धंधे पर, किसी भी चीज पर ये मैंने लाया, ये निधि हमारी है, ऐसा भी उन्होंने कारनामा करते थे। बैनर लगाने का ज्यादा काम किया, नगर सेवक की निधि को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है, ये गलतियां करते करते और बड़ी गलतियां इन्होंने मोदी सरकार को ये भरोसा दिखाया कि हम अभी बीजेपी के परमानेंट सदस्य हो। भक्त कहिए, अंधे भक्त कहिए, ये तो अभी बड़े पद पर है, ऊंची पोस्ट पर है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के सदस्य हैं और परफेक्ट और परमानेंट सदस्य। इसके लिए उन्होंने बीजेपी की वो विचारधारा अपनाई, जिस विचारधारा के विरोध में वो लड़ते आए थे। पहले टर्म से लेकर हो रहा कि 2019 तक की टर्म था, वो उस विचारधारा के विरोध में लड़े हैं बीजेपी के, और उसी विचारधारा को 2019 से इन्होंने अपना लिया। जो हिंदुत्व जो होता है ना, कट्टर हिंदुत्व की जो इन्होंने परिभाषा गढ़ी है बीजेपी आरएसएस ने, वो इन्होंने अपना लिया। पहला सबूत इन्होंने दिया हनुमान चालीसा पढ़ने का। कहाँ पढ़ेंगे? घर में पढ़ेंगे, मंदिर में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ो, समारोह में पढ़ो, कोई उत्सव है, मेला है, यात्रा है, जतरा है, वहाँ पढ़ो ना हनुमान चालीसा। मंगलवार है, शनिवार है, हनुमान जयंती है, कहीं भी पढ़ सकते, अपने घर में पढ़ सकते। आपने ये अट्ठास लगा दिया, ये जिद पकड़ ली कि हाँ, हम हनुमान चालीसा यहाँ से 750 किलोमीटर दूर उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के घर के सामने, मातोश्री के सामने पढ़ेंगे। ये कहाँ का उन्होंने मुद्दा लाया? ये कट्टरता दिखाने के चक्कर में उन्होंने जेल यात्रा भी सही गए थे वहाँ उद्धव ठाकरे जी के सामने देखा, और पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश ने ये तमाशा देखा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के नाम पर पूरे महाराष्ट्र सरकार को नाको चने चबा दिए, दिन में तारे दिखा दिए कि एक सांसद और एक विधायक के विरोध में कार्रवाई कैसे की जाए। वो तो उद्धव ठाकरे जैसा कठोर कर्मठ करते हुए शील जो व्यक्ति या मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो चीजें सही और उन्होंने बाकायदा कानून का सहारा लिया और कानून के हथकंडे से ही उन्हें जेल यात्रा भी करवाई। दाल नहीं गई उनकी वहां। लेकिन उससे उधर आने के बाद, मुंबई का केस ठंडा होने के बाद, इन्होंने शुरू कर दिया है शिव महापुराण।
वो शिव महापुराण के चक्कर में उन्होंने 150 एकड़ जो जंगल था, जो हमारा भानखेड़ा कोहरा जो भाग है, 150 एकड़ जमीन के जो पेड़ पौधे थे कत्लेआम कर दिया। जी कत्लेआम कर दिया, पेड़ काटे गए। वो पेड़ कितने हैं, कितने कटे और कितना लकड़ा जमा हुआ उसका कुछ अकाउंट नहीं है, कुछ आता पता नहीं। वो जमीन 150 एकड़ जो जमीन है, वो जमीन का अभी कोई वाली नहीं है, न वन विभाग ने कार्रवाई की, न प्रशासन ने की। उस जमीन पर शिव महापुराण हुआ जो सिर्फ अंधविश्वास फैलाने का काम करती है। शिव महापुराण में क्या था? बेलपत्र चढ़ाओ शिवलिंग पर, आपका बच्चा पढ़ाई न करते हुए भी पास हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? ये बेलपत्र चढ़ाओ, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी घर बैठे। अभी आपको बताता हूँ, जिन्होंने महाशिवपुराण पढ़ा है उनको खुद हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उनका खुद का बेटा फेल हो गया एग्जाम में। ये अंधविश्वास फैलाने का काम राणा दंपति ने भागवत किया। पब्लिसिटी अपनी जगह होती है, लेकिन जनता की प्रशासन की संपत्ति का सर्वनाम कत्लेआम करने का भी इल्जाम नहीं करता। वो 150 एकड़ के पेड़ मतलब सुबह जो ऑक्सीजन देते थे, पेड़ ही देते हैं ना, वातावरण खराब हो गया ना। वो उस 150 एकड़ जमीन में पेड़ कौन लगाएगा? अभी वो उस 150 एकड़ की जमीन का उपयोग किस प्रकार होगा? हो सकता है रवि राणा की जो संस्था है, उदय शिक्षा संस्था, या फिर हनुमानगढ़ी, अभी तो उन्होंने हनुमानगढ़ी के नाम पर उन्होंने जो हनुमान मंदिर बनाने का जो फैसला लिया है, हनुमान मंदिर कितने एकड़ पर होना चाहिए, कितनी जगह पर होना चाहिए? 150 एकड़, 150 एकड़ जमीन, उसका उपयोग क्या अपने संस्था के नाम पर अभी उसकी मांग नहीं करेंगे कि भाई हमें दे दीजिए, हम इसका डेवलप करेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, स्कूल भी खोलेंगे, कॉलेज भी करेंगे, या कुछ भी उद्योग धंधा लाएंगे। जमीन तो सरकार है। और इस एक व्यक्ति को या इस एक ही संस्था को सरकार देंगी, इसके भरोसे पर नवनीत राणा, रवि राणा बीजेपी के फेवर में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा एक जगह पर इनकम टैक्स की जमीन है, वो भी उन्होंने संस्था के नाम पर ली। ठीक है, उसके बाद में इनकम टैक्स की जमीन और एक और जमीन है बीएसएनएल की भी जमीन है, वो भी उन्होंने अधिग्रहित करके। कितनी जमीन लेंगे? आपकी संस्था को कितनी जमीन चाहिए? और आपकी संस्थाओं को कोई वेलफेयर संस्था थोड़ी है। आप अपने स्कूल में फीस लेते बाकायदा, सबसे हाईएस्ट फीस लेने वाले भी उनकी संस्था बनी हुई, उनकी स्कूल मानी जाती है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कुछ भी धंधे लगेंगे, तो गरीब जनता को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर अमीरों के लिए वो जगह अगर अधिग्रहित करते हैं बीजेपी सरकार की ओर से, जिसका सामान्य जनता को लाभ नहीं मिलता है, वो जमीन अधिग्रहित करने वाले को भूमाफिया कहते हैं जी। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएंगी तो राणा दंपति पर सबसे पहले ईडी सीबीआई की दबिश बैठेगी, ईडी चौकसी होंगी, बाकायदा होंगी कि इतना सारा पैसा आपने कहाँ से लाया, इतनी जमीन आपने कैसे अधिग्रहित की, इसकी फाइलें कहाँ, ये सब खुलेंगी जी। किस वजह से? सिर्फ एक ही वजह से कि बीजेपी को हम कट्टर हिंदुत्ववादी है ये दिखाने के चक्कर में इन्होंने अपना भविष्य मेरे ख्याल से खुद खराब करके रखा। लेकिन इनके भविष्य की वजह से अमरावती का जो नुकसान हुआ 5 बरस, कुछ भी नहीं आया अमरावती में। कुछ भी नहीं, इनकी उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये जो बेलोरा विमानतल, हवाई अड्डे की बात करते हैं, या फिर एमआईडीसी की बात करते हैं, उद्योग लाने की बात करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। एक सादी सड़क नहीं बन सकती। जो सड़कें बनाते हैं ना, जो हाईवे का रोड है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का रोड है, या फिर महानगर पालिका के बीच के रोड होते हैं। अभी जो आपने हाईवे का रोड देखा है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है, सेंट्रल से आती है, इनका क्या रोल है? इनका क्या रोल है? ठीक है, वो जो स्टेट का जो रोड बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का, इनका क्या रोल है? जो महानगर पालिका के अंडर में मोहल्लों में जो सड़कें बनती है, इनका क्या रोल है? वो तो महानगर पालिका की निधि होती है ना, नगर सेवक। इनका कुछ भी ना होने के बावजूद शेयर लेने का जो इनका फंडा है वो समझ से परे। हर जगह अपनी नाक डालने का मतलब नहीं है। आप करो ना, आप करो। वो नुकसान अमरावती की जनता ने 5 साल सहा है, आपको पता। शेतकरी बोलो, किसान बोलो, मजदूर बोलो, छोटे उद्योग धंधे वाले बोलो, या छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे मिल है, छोटे उद्योग धंधों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे सेंटर में नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म किया है, वैसे ही अमरावती में इन्होंने भी खत्म
इन्होंने ध्यान देना चाहिए था कि अमरावती की जनता के पालक है, आप विधायक भी है और आप सांसद भी है, फिर भी आपने जनता पर ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से इनकी गलतियां बढ़ते 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 एक गलती अभी आई 2022 और 22 के एंडिंग में और 23 से पहले एरविन चौक का बाबा साहब अम्बेडकर पुतला सौंदर्यीकरण जो है ना, स्मारक सौंदर्यीकरण, उसका जो मसला है वो हाईकोर्ट में डिस्प्यूट मैटर है। जिसकी जगह है वो जगह तो उसे सुप्रीम कोर्ट आके आदेश है उसके बाद खरीदी है ना, उसकी जगह है, वो जगह थोड़ी खाली हो गई। अम्बेडकरवादी लोगों ने बोला वो जगह बाबा साहब को स्मारक के लिए दीजिए, थोड़ा वाद हो गया, विवाद होते रहता है, जमीन है ना, तो वो केस चलेगा हाईकोर्ट में। वो हाईकोर्ट में केस जाने के बाद में इन्हें लगा कि 2024 में अब हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल तो कुछ नहीं, 3 टर्म तो रघु राणा ने कुछ नहीं किया। और दलित समाज बीजेपी के विरोध में होता है, ये सबको पता है। मुस्लिम समाज भी बीजेपी के विरोध में, ये भी पता है। मुस्लिम भी इनके हाथ से निकल गए, दलित भी निकल जाएंगे, तो दलितों के कम से कम 50% वोट मिल जाए, मानस होता है। उन्होंने विचार किया क्या किया जाए, तो ठीक है एरविन चौक का मसला है, थोड़ा उठा देते हैं। उन्होंने 2019 में ही कहा था कि अगर नवनीत जी राणा सांसद बनी तो 50 लाख रुपए निधि हमें उसे देंगे, वो उन्होंने कहा था, बाकायदा पत्र भी जारी किया था डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष समिति को। बात वो नहीं थी, बात ये थी कि 2024 में दलितों के वोट कैसे हासिल किए जाए, इसके चक्कर में उन्होंने 2023 के शुरुआत में एक नया फंडा शुरू कर दिया कि भाई 50 लाख रुपए की निधि आ चुकी है, अभी इसका सौंदर्यीकरण का स्मारक का हम काम शुरू करते, भूमि पूजन करते। ये उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके रखी। इस प्लानिंग के चक्कर में बहुत सारे अम्बेडकरवादी जो लोग थे डिवाइड हो गए, संगठन डिवाइड हो गए। कोई कह रहा था, कोई संगठन कह रहा था भाई जात चोर है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया तो इसकी निधि लेना नहीं चाहिए। कोई संगठन कह रहा था कि शासकीय निधि है, ले लेना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, इसमें नवनीत राणा का या रघु राणा का अलग से कुछ मानस है, शायद गट्टानी को फायदा पहुंचाने के लिए वहाँ पर भूमि पूजन की जाए, भूमि पूजन करने के बाद कोड़ा पंडक हो जाए, उसकी वजह से जो स्टे मिला है गट्टानी जी को, वो तो कोड़ा पंडक होने की वजह से वो केसी जीते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो तीनों तरफ से नवनीत राणा रघु राणा ने समाज को भ्रमित कर दिया, ये भी तो गलती है। इस चक्कर में दलित समाज के जितने अम्बेडकरवादी नेता थे, संगठन थे, एक जगह पर जमा हो गए और इस केस को हम कैसे हैंडल किया जाए, इस बारे में बलन भाऊ वानखेड़े से बात की गई थी। उस समय में तो अभी भी विधायक है, खासदार सांसद बनने वाले 4 दिन को बलौन जी से बात किया था, और बलौन जी से मैंने बात किया था स्पेशल, क्योंकि इस केस के बारे में सभी पूरी जानकारी मेरे पास है, मेरे पास डॉक्यूमेंट सब क्लियर है। तो बलौन जी को मैंने ये कहा कि बलौन भाऊ, ये जो प्रोसेस है, ये आर्टिकल जो कानून है लैंड एक्विजिशन का जो कानून है 2013 का, उसमें जो प्रोसेस है वो फॉलो न करने के लिए गट्टानी हाईकोर्ट में गया था। तो उस केस में जो सरकारी जो मुद्दे है, उस मुद्दे में आपका रोल सबसे बड़ा है। आपको सिर्फ पहले यही करना है कि आप अधिवेशन में मेंशन कीजिए, लक्ष्यवधी प्रश्न आप रखिए, और उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में एक प्रतिनिधि जो विधायक हो या सांसद हो, उनका काम इस ऐसे केसेस में पहले और आखिरी में होता है। बलन भाऊ वानखेड़े ने 50% काम अपना कर दिया है। उन्होंने लक्ष्यवधी प्रश्न रखा है विधानसभा में। अभी विधानसभा अभी सांसद बनने के बाद वो सेंट्रल से भी आदेश, लास्ट डे है उनका, सेंट्रल से भी आदेश ला सकते हैं या फिर विधानसभा से भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बलन भाव का रोल सबसे ज़्यादा होगा अगर इस एरविन चौक की प्रोसेस हाईकोर्ट में सही ढंग से महानगर पालिका या जिला प्रशासन रखती है, क्योंकि बलन भाव का रोल तो है, लेकिन जिला प्रशासन का भी रोल होता है, क्योंकि उन्होंने केस लड़ना चाहिए। अभी आपको बताता हूँ, जो सरकारी वकील था नागपुर हाईकोर्ट में, उसका रिटायरमेंट हुआ और उसकी जगह पर देवेंद्र चौहान जी जो सरकारी वकील नियुक्त हुए, वो सरकारी वकील एक समय में गट्टानी के वकील थे। अच्छा, केस यहाँ फंसा हुआ है। अभी देखते हैं केस उनके हाथ में कैसे आता है। चौहान साहब अभी सरकारी वकील बन गए, गट्टानी जी का क्या रिएक्शन होता है, चौहान साहब का क्या रिएक्शन होता है, जिला प्रशासन का रिएक्शन क्या होता है, और हम मेरे समाज के जो विद्वान लोग हैं संगठन वाले, उनका रिएक्शन है।
लेकिन इतना तय है कि इसमें बुलंद वानखेड़े जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। नवनीत राणा जी की पारी 2024 4 मार्च तक ही है। 4 मार्च के बाद नवनीत राणा की पारी खत्म हो जाएगी। हो सकता है उन्हें राज्यसभा सीट मिल जाए, बीजेपी लेंगे, स्टार प्रचारक है। लेकिन कितने राज्यसभा सांसद अमरावती से, अनिल पांडे को तो अभी भी लिया है ना उन्होंने बीजेपी ने, तो नवनीत राणा जी को भी इंतजार करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, रवि राणा जी की भी सीट बनेरा विधानसभा में खतरे में है, बाकायदा खतरे में। प्रीति बहन जी का उदय हो रहा है। बुलंद वानखेड़े के लिए जितनी मेहनत यशोमती ठाकुर ने की है ना, प्रीति बहन जी का भी बहुत योगदान है, बहुत मेहनत की है और वो जनता ने दी। तो अभी रवि राणा को खतरा है विधानसभा में, देखते हैं क्या। जैसे भी अपने अभी के जवाब में ये कहा कि काफी जमीन हड़पने वाले को भूमाफिया कहा जा रहा है। तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में अगर रवि राणा या राणा दाम्पत्यों का जमीनों का हिसाब निकालते हैं तो हमने सुना है कि भातकुली MIDC जो है वो काफी हद तक खाली पड़ी है। पर वहाँ पे हम अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट लेने जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि खाली नहीं है, क्योंकि वो राणा जी के नाम पे। भानखेड़ा क्षेत्र में जो फॉरेस्ट एरिया आता है उधर भी उन्होंने एक काफी बड़ा फार्म हाउस बनाया है पहाड़ पे। और उसमें भी अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि ईंट भट्टियों वालों को उठाने की बात हुई थी। तो ईंट भट्टियों वालों ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमको 2 लाख ईंटें राणा ने मांगी थी और उसमें से 70-80 हजार ईंटें हमने दी ताकि ये हमें हम जो व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ से हमें हटाया ना जाए। और हमने यहाँ तक भी सुना है कि जो छतरी तालाब है उसका जब वो उपसाई हुई थी तो उसमें से जो मिट्टी निकली थी वो मिट्टी भी राणा के फार्म हाउस में डालने के लिए उस ठेकेदार पे प्रेशर क्रिएट किया गया था। और मैंने जैसे कहा कि हनुमानगढ़ी के नाम से 150, 200, 300 एकड़ जो जमीन है वो भी काफी दबाने की बात लोग धीरे आवाज में बात करते हैं। तो हमारा कहना है कि जैसे बलवंत जी वानखेड़े या कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने कांग्रेसी नेताओं पे ED CBI की चौकसी लगा के, जैसे अपने आपके मुख्यमंत्री जो रहे उनको भी ED के नाम से जमा कर दिया था। तो ऐसा कुछ राणा दाम्पत्य के साथ में हो सकता है क्या अगर कांग्रेस की सरकार आएगी? क्यों नहीं होगा? मुझे एक बात बताइए, बीजेपी सरकार ने, जो मोदी सरकार कही जाती है, मोदी सरकार ने खुद को जिताने के लिए, बीजेपी की सत्ता हर जगह लाने के लिए विपक्षी नेताओं को जेलों में डालने का जो हथकंडा अपनाया है, कारणीभूत कौन है उसमें? ED CBI IT यही है ना, ये 3 कंपनियां हैं। ये जो 1 वर्ष ये जो फंडे उन्होंने अपनाए हैं, तरीके अपनाए हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, ये बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ संविधान के विरोध में है। किसी भी केस की जो प्रोसेस होती है उसकी FRI, उसकी चौकसी, इंक्वायरी, उसका अपराध दर्ज करना, अपराध दर्ज करने के बाद कोर्ट में जाना, वारंट्स निकालना, कोर्ट में सबमिट करना और कोर्ट के द्वारा आदेश निकालने के बाद, ऑर्डर निकालने के बाद सामने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना और कोर्ट के आदेश के द्वारा जेल यात्रा। ऐसी प्रोसेस होती है बाकायदा किसी भी कानून की। किसी भी इन्होंने ED जो कानून है उसका इतना दुरुपयोग किया है, जो PLML जो खोल रहे हैं, इंक्वायरी नहीं, उसकी प्रोसेस नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आप पर संशय है, आपका नाम आया हुआ है, उसको डाल के अंदर जेल में, और जेल में डालने के बाद PLM कोर्ट उससे जमानत भी नहीं देती। जिला कोर्ट तो बिल्कुल नहीं, उसे हाई कोर्ट में जाना पड़ता और हाई कोर्ट भी उसे जमानत नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की ऐसी लॉबी है कि उससे भी जमानत देने से मना।
सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह कितने लोगों को जमानत देंगे, जितनी केसेस उनके टेबल पर जाएंगे, पॉसिबल भी है। लेकिन वो उस कानून का जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, वो संविधान के बाकायदा विरोध में, वो विरोध की वजह से दो सीएम जेल में गए, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जी, कुछ मंत्री भी रहते हैं, अनिल देशमुख तो गृह मंत्री थे जी। सिर्फ आरोप लगाया, प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ। संजय राउत गए 100 दिन के लिए जेल में, ठीक है ना। उसमें गुलाम नबी, सॉरी क्या नाम था राष्ट्रवादी के जो थे, नवाब साहब, वो भी जेल में चले गए थे। आम आदमी पार्टी के हमीदुल्ला साहब, रहमान साहब, उसके बाद में मनीष सिसोदिया, उसके बाद में संजय सिंह, ये भी तो उसमें जेल में। वहाँ बीआरएसएस की जो कविता है, चंद्रशेखर राव की लड़की, वो भी जेल में। कितने लोगों को जेलों में डाल दिया है, आरोप नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहा कि इनका उसमें हाल जमात नहीं। ये कानून का तो दुरुपयोग है ना। जब बीजेपी सरकार दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाल सकती है, तो सामने तो फिर कांग्रेस है ना। कांग्रेस की सत्ता आती है ना, आपको मैं बताता हूँ, कांग्रेस की सत्ता आती है तो कांग्रेस जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए, जनता को रिलीफ मिले, आराम मिले, जनता का नुकसान ना हो, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा लड़ती आई है जी। ये जो लोगों को जमीनें मिली है ना सीलिंग के रूप में, 2-2, 3-3 एकड़, वो जो सर्विसेज मिली है ना लोगों को, जो जमींदारी प्रथा की जो जमीनें कांग्रेस ने जो हासिल की है, जो प्री पर्स बंद करा दिया, राजा महाराजों का भत्ता, वेतन भत्ता, पेंशन वगैरह जो भी था, वो किसने बंद कराया? इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री के काल में आर्टिकल, संविधान के मूलभूत अधिकारों के विरोध में लड़ते हुए हासिल की। 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 29 से 31, ये आर्टिकल संपत्तियों से रिलेटेड आर्टिकल। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट बाकायदा आदेश देती थी कि मूलभूत अधिकार को हम रोक नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस सरकार थी कि मूलभूत अधिकारों के ऊपर भी एक अधिकार होता है, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ना जी, वो भी महत्वपूर्ण है। फिर राज्य को चलाने के लिए, जनता की भलाई करने के लिए नीति निर्देशक तत्व को भी चलाना चाहिए। संविधान में बाबा साहब ने वो भी तो लिखा है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है, आप कितनी संपत्ति रखेंगे अपने पास, आपकी कितनी ताकत है संपत्ति रखने का। संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होते हुए राज्य और राज्य सरकार का अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। वो संपत्ति अगर समाज के लोगों को मिलती है, उसका उपयोग समाज के दूसरे लोग भी करते हैं और उससे उनकी उपजीविका चलती है, तो संपत्ति मूलभूत अधिकार के ऊपर मानी जानी चाहिए। इस बेस पर कांग्रेस लड़ती है ये सुप्रीम कोर्ट से। केशवानंद भारती का जो केस था ना, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो केस था, बाकायदा कांग्रेस ने सुप्रीम से लड़ाई लड़ी है। हजारों एकड़ की जमीनें वापस ली है मठों से, संतों से, मंदिरों से, जमींदारों से। वो जमीनें बाकायदा सिविल कोर्ट में लोगों को बांटी। तो वो कांग्रेस है, वो जनता के लिए कुछ भी करती है। ये बीजेपी ने तो दुरुपयोग किया है, वो सदुपयोग करके इनको जेल में डालेंगे। ये रवि राणा, नवनीत राणा, ये बीजेपी के नेता मंत्री सभी कुछ नहीं, कानून के सामने सब समान होते हैं। ये कांग्रेस ने दिखाया है। कांग्रेस की सत्ता जैसी आएगी, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है ना कांग्रेस का, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सत्ता एक दिन बदलेंगी। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति सत्ता में परमानेंट बन के नहीं आता। आज नहीं तो कल सत्ता चेंज होगी, और जिस दिन हमारी सत्ता आएंगी उस दिन वो होगा, ऐसी कार्रवाई होंगी, तो फिर ये जो लोग हैं ये कुछ करने के लायक नहीं होंगे। वो कांग्रेस है। राहुल गांधी ने भी इंटीमेशन दे दी है, सत्ता बदलेगी। इन्होंने जितने भी काले धंधे किए होंगे, काले कागज किए होंगे या काले कारनामे किए होंगे, हनुमानगढ़ी का परिसर हो या फार्म हाउस हो पहाड़ी पर, या फिर वो खोलीकरण जिसे कहते हैं, गहराईकरण, तालाब की क्षति तालाब का, या आपने इनकम टैक्स की और बेचने की जगह कितनी ली है, और कहाँ का आपके प्लाट है, कहाँ का आपकी भूमि है, और कहाँ का आप लोगों ने किन किन लोगों का पैसा
दबाया है, दबाया तो नहीं जाना चाहिए, खा गए। खा गए। जैसे ईट भट्टों का आपने कहा था, ईट भट्टों वालों का कि भाई 70-80 हज़ार ईट ले लो, अब मैं छोड़ दूँ, मेरा धंधा करना है। ऐसे कितने प्रकरण होंगे, ये तो पहली बार मैंने सुना है। ऐसे तो बहुत होंगे ना, ये तो निकलेगा ना बाहर। जब निकलेगा तो ये लोग नहीं निकलेंगे, ये लोग अंदर रहेंगे, कारनामे बाहर निकलेंगे, ये लोग अंदर रहेंगे। इतना आसान नहीं है। कांग्रेस वाकई में जनता की भलाई के लिए काम करती है, ये तो जनता को सोचना चाहिए। उन्हें बदल चाहिए था, बदलाव चाहिए था 2014 में, वो बदलाव तो हो गया, लेकिन इनकी जिंदगी का भी बदलाव हो गया। जो आपने कोरोना देखा है ना, कोरोना में मैंने करोड़पतियों को आम बेचते हुए देखा है। जहाँ मैं रहता हूँ सिंधी कैंप में, करोड़पति है, आम बेचे लोगों ने आजीविका चलाने के लिए कि भाई जो हमारी जमा पूंजी कोई कम न हो जाए, चलो आम बेच के या कोई भी धंधा करे, रोड पर किया है ना। समय बता के नहीं आता, समय जब आता है ना तो बदलाव चेंज करने के लिए भी आता है, कुछ अच्छा करने के लिए भी आता है। समय बड़ा बलवान है और कांग्रेस इस बात को जानती है। 10 साल राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों हजारों करोड़ खर्चा किया। आज वो पप्पू इनका पप्पा बन चुका है। राहुल गांधी को पप्पू बोलने की इनकी औकात नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ देश को जोड़ने का काम किया। कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई, पूरे देश में 10,000 किलोमीटर पैदल चल के लोगों से मुलाकात किया, लोगों को जाना। उसने जो महात्मा गांधी बोल के गए ना, भारत को देखना है तो गांव में जाओ, राहुल गांधी ने वही किया, तो गांव में उन्होंने लोगों से मुलाकात किया। और वो देखने के बाद में लोगों को पता चल गया कि शहजादा ऐसा नहीं होता। महलों में बैठने वाला, 2 करोड़ की पेन, 4 करोड़ का उसकी वॉच, नरेंद्र मोदी की चश्मा 2 करोड़ का, और दिन में 4 बार ड्रेसेस बदलने वाला, कोर्ट में सोने की तारे लगवाने वाला, वो बोलता है कि हम तो फकीर है। वो काहेगा फकीर? फकीर तो राहुल गांधी को माना जाना चाहिए, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, जिसके नाना जी और नानी दादी पिताजी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ शहजादा है। लेकिन शहजादा होता है जनता भी जानने वाला व्यक्ति, और राहुल गांधी ने जनता में जाकर साबित कर दिया कि मैं ही शहजादा हूँ। मुझे तो गर्व होता है जब नरेंद्र मोदी शहजादे बोलते हैं, वो उनके हिसाब से बोलते हैं। मैं मानता हूँ कि शहजादा ये है, गरीबों का शहजादा। राहुल गांधी दिखा दिया, और राहुल गांधी ये भी दिखा देंगे जितने भी काले कारनामे किए हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। जो यहाँ से पैसा लेके, बैंकों का कर्जा लेकर जो विदेशों में गए हैं, और हमारी सरकार आते ही उनको अगर पकड़ के लाने में असफल सिद्ध हो गई, लेकिन जिन बैंकों ने उन्हें लोन दिया और जिनके द्वारा दिया गया, जिन्होंने सपोर्ट किया है, उनको अंदर ले लेंगे। जितने भी इन्होंने प्राइवेटीकरण काम किए हैं, जो अदानी अंबानी जैसे लोगों को दिए हैं छोटी छोटी कीमत पर, वो पूरा राष्ट्रीयकरण करेंगे, वापस जनता की भलाई के लिए वापस लाएंगे। फिर से सरकारी संस्थाएं बनेंगी, फिर से पीयूसी बनेंगे। जो प्राइवेट वे है उनको फिर से सरकारी अपनी जगह बनाया जाएगा। जो आरक्षण दिया जाता था वो आरक्षण फिर से लागू होगा, बढ़ोतरी होगी। महिलाओं की तो बढ़ोतरी करी थी, बहुत सारे घोषणा पत्र में उनके वादे हैं। कांग्रेस है, राहुल गांधी फैमिली का वारस है, वो करेगा क्योंकि उनको पता है देश कैसे चलना चाहिए। वो जेन्युइन लोग हैं, इनको सत्ता फ्री में मिली है, इनको बनाया सब कुछ मिला हुआ है। इन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है। आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ वालों मेहनत नहीं किया है। 47 से पहले आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने भाग नहीं लिया। इनका कुछ नहीं है, इनको सिर्फ फ्री में मिला है हिंदुत्व के नाम पर। हमारा भारत देश का समाज या व्यक्ति जो होता है ना, धर्म पूजक है। धर्म का चश्मा ओढ़ लिया तो उसे सब धर्म ही धर्म दिखता है। उन्हें नहीं समझता राज काज अलग चीज है, धर्म काज अलग चीज है। लेकिन धर्म के नाम पर इन्होंने राज काज को भी धर्म में बदल दिया। ये गलती 10 साल से जनता में सही है, और सारी शक्ति अभी खत्म हो चुकी है। अभी बदलाव होने वाला है 2024 में। 4 दिन को आपको पता चलेगा, सरकार बदलेगी। और डेफिनेटली जिन्होंने काले कारनामे किया, फिर अमरावती के राणा फैमिली हो या फिर दिल्ली और गुजरात और इधर के मोदी एंड कंपनी अंदर तो जाएंगे। ईडी सीबीआई तो लगेंगे, आईटी तो लगेंगे, जेल यात्रा इनको भी करनी पड़ेगी। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था, उसे इन्होंने आपातकाल दिया। अभी आपातकाल का भी, इमरजेंसी का भी नाम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता समझ गई कि इमरजेंसी मतलब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी की थी वो गलती से उनको बदनाम किया जाता। लेकिन इस बार की इमरजेंसी ये होगी
ये लोग अंदर हुए जी और इससे इमरजेंसी का नाम नहीं जाएगा। सत्ता बदल जब होता है तो सत्ताधीश जेल में नहीं जा सकते, जाए नहीं जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारा क्या, हमको फकीर है, झोला उठा के चल जाएंगे। तो झोला उठा के कहाँ जाएंगे? हिमालय जाएंगे, गुजरात जाएंगे, वहां से उठा के आएंगे। जी यात्रा तो करना पड़ेगा आपको, जेल यात्रा करना पड़ेगा। भारत छोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया, आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी, ये तो तय है। जी इन्होंने जो अमरावती के विधायक और सांसद दंपति ने जो काले कारनामे किए हैं, सहन तो उनको भी करना पड़ेगा, भोगना तो उन्हें भी पड़ेगा। कर्मों के फल यही भोगे जाते हैं। इतना आसान नहीं है लोगों को हिंदुत्व की शिक्षा देना, हिंदुत्व के धर्म में चढ़ाना। धर्म अपनी जगह आप घर पर करो, आप धार्मिक लोग हैं आप घर पर करो। पूरे समाज को या अलग अलग धर्मों के लोगों को उसमें ओढ़ना, खींच लेना, जबरदस्ती करना, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। भाई जय श्री राम तो हम भी बोलते हैं, लेकिन हम साथ में जय भी बोलते हैं, हम सलाम अलैकुम भी बोलते हैं, हम राम राम भी बोलते हैं, जोहार भी बोलते हैं। हर धर्म का, हर समाज का अलग अलग संबोधन होता है, जबरदस्ती आप नहीं ला सकते। इन्होंने जबरदस्ती लाने का जो काम किया है उसके फल में भुगत इस लोकसभा, ये लोकसभा नवनीत राणा का आखिरी लोकसभा हुआ, ये मैं आपको लिख कर। तो ये थे हमारे राजू जी चौतमल। इनके आशा के साथ में सत्ता परिवर्तन 4 जून को होगा और कांग्रेस अपनी सत्ता में आएगी तो काफ़ी अच्छा बदलाव होगा। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे अभी राजू जी ने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा करके एक किताब है, तो मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पे जो किताब लिखी है वो राजू जी चौतमल ने लिखी है। आपको ये किताब अगर लेनी होगी तो अमेज़ॉन पे आपको ये किताब मिल जाएगी, या आप राजू जी के इस पे या हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके किताब मंगवा सकते हैं। धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद।